नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेष अंक। इस विशेषांक में हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिछले हफ्ते भर से देश की राजनीति के केंद्र में हैं। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बारे में एक बयान दिया था राज्यसभा में, संविधान की जो चर्चा हो रही थी उसके अंत में राज्यसभा में, और इस बारे में बातचीत करने के लिए, क्योंकि इसमें जो दूसरा पहलू है जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है कि अम्बेडकर की हिंदू कोड बिल को लेकर तो बातचीत होती है, लेकिन उनकी और विषयों पर क्या राय रही है वो जानने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक उदय माहुरकर जी। पहले माहुरकर जी केंद्र में सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं, और उससे पहले भी मेरा तो 25 साल से परिचय है इंडिया टुडे के। गुजरात में जब ये ब्यूरो चीफ होते थे उसके बाद बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी इन्होंने इंडिया टुडे में संभाली है। तो उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो पूरी बहस शुरू हुई है, ये गृह मंत्री का जो बयान था, तो कांग्रेस ने 12 सेकंड का उनका एक टुकड़ा वायरल कर दिया, जबकि उनका कहना यह था कि मेरा बयान को पूरे संदर्भ में देखिए, कि जिसमें वो आगे चल के ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था नेहरू की कैबिनेट से, और वो इसलिए दिया था कि अनुसूचित जाति जनजाति का वो अनदेखा कर रहे हैं, 370 से भी मतभेद थे, लेकिन मुख्य मुद्दा उस समय भी हिंदू कोड बिल था, जिसको कि गृह मंत्री के बयान में उतनी जगह नहीं। तो कुल मिला के जो विवाद शुरू हुआ है, तो गृह मंत्री के विवाद से, बयान से शुरू हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इस पूरी चर्चा को एक विस्तार में हम देखेंगे। देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको कोड किया गया है। जहाँ तक अंबेडकर के विचारों का सवाल है, तो हिंदू कोड बिल एक ऐसा मुद्दा था जिसमें आज जो संघ परिवार के लोगों और अंबेडकर में डिफरेंसेस थे काफ़ी। लेकिन अदर आप देखेंगे तो मुसलमानों को लेके, पार्टीशन को लेके अंबेडकर के जो व्यूज़ हैं वो हिंदुत्व वालों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं और सावरकर से भी ज़्यादा सख्त हैं। तो मेरा कहना ये है कि अंबेडकर एक बहुत ही फ्रंट रैंकिंग इकोनॉमिस्ट थे। उनकी जो थीसिस थी कोलंबिया में वो थी प्रॉब्लम ऑफ ए रूपी, है ना। सुखदेव थोरात करके एक इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने उन पर रिसर्च किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि 1942 से 46 तक अंबेडकर मिनिस्टर थे, पावर, इरिगेशन और लेबर मिनिस्टर, ब्रिटिश सरकार के दौरान। तो उस टाइम पे उनके जो विचार थे रिवर डेवलपमेंट को लेके, रिवर वैली डेवलपमेंट को लेके, वो इतने प्रभावी थे कि उनका कहना है कि जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है या महानदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट बने हैं इरिगेशन के, वो सही में देन उनकी है, सोच उनकी है जी। तो मेरा मुद्दा यह है कि इतना सीमित रूप में उनको क्यों देखा जाता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को कोई हक नहीं है सावरकर को, अंबेडकर जी को एप्रोप्रिएट करने का, क्योंकि नेहरू जी के उनके डिफरेंसेस बड़े नोन डिफरेंसेस हैं। और अगर आप पूरा विचार देखें अंबेडकर जी का, जैसे कि उनकी जो 2 किताबें हैं, माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान, तो 1941 में लिखी थी उन्होंने, और 1945 में उनका उसका एक दूसरा भाग ही कहेंगे अपन, वो था पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया जी। तो इस किताब को अगर आप लेते हो तो उनके विचार एकदम ही अलग टाइप के विचार हैं, क्योंकि कांग्रेस और जो सेक्युलर पार्टीज हैं उनका पूरा जो मॉडल है वो है दलित, ओबीसी, आदिवासी और मुसलमानों को साथ में लेके चलना। इसलिए वो अंबेडकर के इस विचार को नजरअंदाज करते हैं। नहीं तो उदय जी, हम लोग आएंगे, जो आपने पार्टीशन की बात की है या पाकिस्तान की बात की है, लेकिन पहले जो उनका इस्तीफा हुआ था नेहरू कैबिनेट से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उस वक्त जो हिंदू कोड बिल था, जिसमें कि हिंदू समाज में बहुविवाह रोकने के लिए या महिलाओं को अधिकार देने के लिए या दत्तक लेने के अधिकार पे, तो अंतरजातीय विवाह के इस तरह के जो रिफॉर्म्स होने थे, उसको लेकर उन्होंने जो कानून मंत्री की हैसियत से भी और उनकी जो सामाजिक सोच थी उसके हिसाब से उन्होंने वो कोड बिल पास किया, मतलब पेश किया था, जिसको कांग्रेस के भी जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने भी विरोध किया था, और आरएसएस या हिंदू महासभा ने भी उसका विरोध किया था। लेकिन आरएसएस अब इस बात पर बात नहीं करता, या बीजेपी इस बात पर बात नहीं करती कि नहीं, हम उस समय हिंदू कोड बिल के विरोध में थे, जिसके कारण अम्बेडकर जी का इस्तीफा। देखिए, ये तो बड़ी नोन बात है कि हिंदू कोड बिल को लेके आरएसएस और
आम्बेडकर जी काफ़ी डिफरेंसेस थे। आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर अम्बेडकर के विरुद्ध आर्टिकल भी छपे हुए उस टाइम पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर को देखना पड़ेगा आरएसएस के संदर्भ में। उनके विचार क्या थे, पार्टीशन को लेके क्या थे, मुसलमानों को लेके क्या थे, तो उनके विचार तो बिल्कुल आरएसएस जैसे थे। वो कहीं तो इवन मैं तो कहूँगा कि बहुत कठोर थे। मतलब वो इतने कठोर थे तो मैं कहूँगा कि वो विचार या तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के हो सकते हैं या डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के हो सकते हैं, इतने इतने कठोर थे। नहीं, पर जो आप बात कर रहे हैं, जब मुझे याद है कि जो मैंने पूरी किताब तो नहीं पढ़ी है, जो 1945 किताब का आप जिक्र कर रहे 41 हैं, और 45 दो किताब। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जब मैंने ये पहला ड्राफ्ट 1940 या 41 में जब उसको पेश किया था, जब उन्होंने विभाजन की वकालत की थी एक तरह से, तो उनका ये कहना था कि उसका विरोध तो हिंदुओं ने भी किया था, मतलब हिंदू संगठनों ने भी किया था और मुसलमान संगठनों ने भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं कहीं ना कहीं मैं सही हूँ, क्योंकि दोनों जो समाज है, हिंदू और मुसलमान, दोनों मेरा विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो थोड़ा कोई बैलेंसिंग एक्ट किया होगा उन्होंने उस टाइम पे, उसका ख्याल नहीं मुझे। लेकिन 41 में ही उन्होंने कहा था कि अगर पार्टीशन होता है, देखो उनके विचार सावरकर से अलग थे। सावरकर ये कहना था कि पार्टीशन करना ही नहीं चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर ये मुस्लिम प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम को, तो इन मुसलमानों को अलग देश देके एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। मुसलमान छोड़ के चले जाएं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के हिंदू यहाँ आ जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है, उन्होंने कहा कि कम्युनल प्रॉब्लम और भी भड़केगा और हिंदुओं की जो हालत है पाकिस्तान में वो इतनी खराब होगी कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो सही सही ठहरा। आज हिंदू जो है, हिंदू की हालत खराब। अब देखो सिंध के अंदर, सिंध तो एक तरीके से थोड़ा सा मॉडरेट प्रोविंस माना जाता था, वहाँ मॉडरेट मुस्लिम माने जाते थे। वहाँ पे भी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे और भीलों पे, तो उनकी भविष्यवाणी सही पड़ी एक तरीके ये बात आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने विभाजन का समर्थन किया था कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाना चाहिए। लेकिन ये बात सही नहीं है, जो मैंने उनके विचार पढ़े हैं, कि वो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में थे। मतलब वो, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो सावरकर और उनके जो डिफरेंसेस, मतलब भले ही आप इसको ये इस तरह से पेश करना चाह रहे हैं कि नहीं वो पाकिस्तान के विरोध में थे, तो वो समर्थन में थे, वो बात सही है। लेकिन उनका कहना ये था, जो आज हम देख रहे हैं देश में, कि अगर हिंदू राष्ट्र ये बनेगा जिस तरह से आरएसएस या हिंदू महासभा उस समय बनाना चाहती थी, तो उससे कहीं ना कहीं जो छुआछूत है, जो दलित है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान का जो उनका व्यू था, जिसपे हम प्रकाश डालना ही चाहिए। हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम की हम बात करते थे, मुसलमान का जो इश्यू है उस पर अपने को प्रकाश डालना ही पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई, हालांकि मैं उसको काफ़ी कठोर मानता हूं और मैं खुद भी इतना नहीं मानता, समझे ना आप। उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम मुसलमान को ही सिखाता है कि वो देश को वफादार न रहे। ये उन्होंने एक लिखा हुआ है स्पष्ट। उन्होंने कहा है कि इसका उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो मौलाना मोहम्मद अली जो गए, जो अली बंधु थे गांधी जी के खास, मोहम्मद अली ने अपने विल में लिखा था, मेरा जो दफन विधि है, मेरा फ्यूनरल, वो जेरूसलम में होना चाहिए। ये उन्होंने लिखा था, ठीक है। दूसरा, गांधी जी का बारे में उन्होंने कहा कि गांधी जी हमेशा जब हिंदू मुस्लिम वायलेंस होता था, तो मुसलमानों का जो वायलेंस होता था, जो हिंसा होती थी, उसमें हमेशा शांत रहते थे। इसके कई दाखले भी उन्होंने इस किताब में दिए हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन है, इट वॉज ए सरेंडर ऑफ कांग्रेस टू ग्रेवेम इन पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम्स। ग्रेवेम मतलब ग्रीवेंस बेस्ड पॉलिटिक्स। जो ग्रीवेंस बेस्ड पॉलिटिक्स था उनका, उसको सरेंडर था। ये सेटलमेंट होना चाहिए था। पार्टीशन के दो तरीके थे। उन्होंने कहा कि पर सरेंडर चुना कांग्रेस ने, सेटलमेंट करना चाहिए था, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन करनी चाहिए थी, और एक इक्वल टर्म्स पर पार्टीशन करना चाहिए था। उनका यह कहना था कि आप मुस्लिम लीग के ब्लैकमेल और वायलेंस को सरेंडर हो गए, आप समझे। दूसरा उनका जो था कि उन्होंने जो कहा कि उन्होंने कहा कि 90% जो मुसलमान हैं, ये 1941 में कहा उन्होंने, 1945 में इलेक्शन के पहले, कि 90% जो मुसलमान हैं भारत के, वो पाकिस्तान चाहते हैं। और उसके बाद में जैसे इलेक्शन हुआ सेंट्रल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का, उसके अंदर ये सिद्ध हो गया। हालांकि वोटिंग कम हुआ था, वोटिंग हुआ था मुसलमानों का 20% वोटिंग था, उसमें हिंदुओं का 25% था। उस टाइम पे जागृति कम थी, लेकिन 20% में से 87% ने वोट किया मुस्लिम लीग के लिए। अब आप उसको प्रो रेटा 100% पे आप लागू मत करिए, लेकिन इससे सिद्ध हो जाता है कि मेजोरिटी मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान चाह रहे थे, भारत के मुसलमान।
नहीं, तो जो आप बात कह रहे हैं कि सावरकर हैं या आरएसएस एक तरह से अखंड भारत की अभी भी बात करते हैं कि भाई हमारा भारत जो है वो अखंड, मतलब जो पहले का भारत था, जो कि जिसकी सीमा में पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें अब तो खैर वो बांग्लादेश हो गया या म्यांमार तक की बात भी होती है। जी तो एक तरफ तो ये विजन था कि भाई अखंड भारत बनाना है और अभी भी बात होती रहती है उसकी। नहीं, अखंड भारत के पक्षधर नहीं थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अंबेडकर एक तरफ तो ये विजन था आरएसएस का या हिंदू महासभा का, आरएसएस का मैं नहीं कहूंगा, मोर कहूंगा मैं सावरकर का या हिंदू महासभा का। लेकिन दूसरी तरफ जो है बाबा साहब थे जो कह रहे कि नहीं जी विभाजन कर दीजिए। तो वो यही तो बात कह रहे हैं कि हिंदू संगठन भी मेरे खिलाफ थे और मुस्लिम संगठन भी मेरी बात। ठीक है उनकी बात, लेकिन कारण अलग अलग थे, उसके कारण थोड़े अलग अलग थे। आप समझो, आप दोनों को मुसलमान का उनके डिफरेंसेस और हिंदुओं के डिफरेंस को आप एक परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। आप समझे, जैसे कि मोपला राइट्स जी, नहीं, पर मैं अभी तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि जो आप बोल रहे हैं कि उनकी राय और आरएसएस की राय या हिंदू महासभा की राय एक थी। हाँ, तो जैसे हिंदू मुसलमानों के बारे में नहीं, मैं कह रहा हूं हिंदू कोड बिल के बारे में जैसे बात हमने उसमें और अब जब आप देखेंगे कि भाई जब ये बात हुई कि अखंड भारत एक तरफ तो सपना था और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, इनका मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हिंदू कोड बिल जो है उस पे दोनों के सीवियर डिफरेंसेस थे जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उनका टोटल परिप्रेक्ष्य, दूसरा मैं विभाजन पर भी तो डिफरेंसेस है ना, क्योंकि आरएसएस या बीजेपी भी आज की वो चाहती नहीं थी कि मतलब ठीक है कि विभाजन, वो कह रहे थे कि विभाजन कर दो। नहीं, दूसरा देखो आप, और देखो ना आप 370 का उन्होंने विरोध किया जब शेख अब्दुल्ला मिलने गए। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कहा कि भाई 370 में तो सपोर्ट में हूं, लेकिन आप अंबेडकर को मिलो, अंबेडकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो अंबेडकर को जब मिलने गए शेख अब्दुल्ला, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि भाई आप ये कश्मीर को, हम वहाँ रोड बनाएं, हम आपको वहाँ अनाज दें, आपकी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, और बाद में आप हमारी एंट्री वहाँ रोक दो, भारत को वहाँ पे एक्सेस न दो, ये दिस विल बी ट्रिचरी, ये देश के साथ धोखाधड़ी होगी। मैं एज ए लॉ मिनिस्टर कभी इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। हालांकि बाद में उनको झुकना पड़ा नेहरू जी की जीत के सामने, लेकिन उनके मूल विचार ये थे जी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके डिफरेंसेस कितने मुद्दों पे थे और कितने थे। तो आप देखोगे कि ज्यादातर मुद्दे थे उसके ऊपर अंबेडकर और आरएसएस या हिंदुत्व के लोग थे, उनकी एक तरीके से एक ही व्यू था। आप पार्टीशन छोड़ दें, आप हिंदू कोड बिल छोड़ दें जी। जब वो कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म क्यों उन्होंने सिलेक्ट किया? ये समय बड़ा उनके पीछे तो क्रिश्चियन और मुसलमान भी पड़े हुए थे। उन्होंने कहा मैं वही धर्म चुनूंगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, और उन्होंने बुद्धिज्म अंगीकार करने के दूसरे दिन उन्होंने बताया कि भाई ये दोनों रिलीजन जो है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों भेड़ चाल वाले रिलीजन है, इसमें विवेक नहीं है। समझा? बुद्धिज्म में विवेक है, इसके लिए बुद्धिज्म को मैंने चुना, ये उन्होंने कहा हुआ है खुद ने। नहीं, पर उदय जी एक बात बताइए कि ये बात बार बार आती है कि ये बात मान ली कि उन्होंने विभाजन पर उनकी राय थी, उनकी मुसलमानों पर एक राय 370 पे थी, ये मैंने मान लिया। लेकिन उनका जो ये डर है, इसको सिलेक्टिवली जब कोट किया जा रहा है, उनका एक डर ये भी था कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो अनुसूचित जाति जनजाति है, दलित है, उन महिलाओं के बारे में भी कि उनके साथ जो हिंदू डोमिनेंस रहेगा तो उनके साथ अन्याय होगा। और यही एक कारण था मेरे ख्याल से कि सावरकर के उनके इस पर बहुत मतभेद थे कि जो चतुर्वर्ण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं, सावरकर के मतभेद बहुत कम थे। सावरकर के मतभेद उनके लास्ट में हुए जब सावरकर ने बुद्धिज्म को अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये जो इस्लाम का जो एंट्री भारत में हुई है, बिकॉज जो बुद्धिस्ट थे अफगानिस्तान वाले, वो सरेंडर हो गए थे बिकॉज ऑफ देयर नॉन वायलेंस, और उनका जो पूरा नॉन वायलेंस का जो मतलब गांधी वाला नॉन वायलेंस उन्होंने लागू कर दिया बुद्धिज्म को, सावरकर ने, उसमें उनके डिफरेंसेस हुए। बाकी तो वो दोनों एक दूसरे के नहीं, पर मैं सिर्फ सावरकर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर उनका पाकिस्तान बनाने के लिए समर्थन था, लेकिन वो कहीं ना कहीं, मैं बार बार एक बात ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको बीजेपी गलत तरह से इंटरप्रेट नहीं कर रही है कि भाई वो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में थे, वो तो क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई इसमें बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र के समर्थन में थे। बीजेपी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी ने ये कहा, बीजेपी का जो कहने का जो मतलब है, वही बीजेपी का कहने का मतलब है कि भाई हमारे विचार और सावरकर और अंबेडकर के विचारों में काफी समानता थी। कांग्रेस को एप्रोप्रिएट करने का कोई हक नहीं है अंबेडकर को। दूसरा और सुनो आप, काउ स्लॉटर के ऊपर उन्होंने काउ स्लॉटर पर लिखा है, गौ हत्या के ऊपर। भाई गौ हत्या, गौ हत्या करना, ये कहाँ लिखा है वहां पे?
अपने जी, कुरान जी, के अंदर। यहाँ पे जो गौ मारते हैं जब ईद के दिन, तो बोले कोई ऐसा कुरान में वो नहीं है। वहाँ पे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर भी कोई गौ को मारता नहीं है, समझे ना आप। दूसरा, म्यूजिक की बात की उन्होंने कि भाई यहाँ पे ये जब मस्जिद के पास से जब जुलूस निकलता है वाजिंत्रों के साथ में, तो क्यों विरोध करते हैं ये लोग। बोले उस टाइम पे अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया उन्होंने कि अफगानिस्तान उस टाइम पे भी मुस्लिम कंट्री था, वहाँ पे सुल्तान था, है ना। तो वहाँ पे भी बोले विरोध नहीं है। अगर कोई वाजिंत्र लेके निकलता है, कोई एक जुलूस निकलता है, अगर कोई एक मस्जिद के पास से, उसका विरोध नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा एक लेख है डेली ओ के अंदर, है ना, उसके अंदर मैंने कहा है कि अंबेडकर्स थॉट्स वर क्लोजर टू आरएसएस देन अदर्स। नहीं तो सबसे आखिर में उदय भाई मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो लड़ाई चल रही है आज की पॉलिटिक्स में, देखिए इसमें एक ही है कि जो कंप्लीट अंबेडकर है उसको देश के सामने लाने में बीजेपी भी कुछ हद तक असफल रही, ऐसा आप कह सकते हो। अंबेडकर की इकोनॉमिस्ट थे, उसकी बात होनी चाहिए। अंबेडकर इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उसकी बात होनी चाहिए। उन्होंने कई चीजों पे अपने विचार रखे हैं, है ना। और आज के जमाने में वो उनका एक औचित्य है। तो बजाय एक अंबेडकर को अप्रिवेट करने की रेस में बीजेपी जुड़े, हालांकि बीजेपी ने अच्छा काम किया अंबेडकर को लेकर। अच्छा, इसके अंदर मैं कहूंगा कि मैंने कुछ वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री के सुने जिसमें अंबेडकर का दूसरी जो साइड जो मैं कह रहा हूं लाने का प्रयत्न किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से। नहीं, मैं ये आपको कह रहा हूं उदय जी कि दोनों पक्ष जो है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों से अंबेडकर के मतभेद रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि भाई तो कांग्रेस से ज्यादा रहे नहीं, पर बीजेपी से कम नहीं रहे ना। मतलब बीजेपी से भी जो है हिंदू कोड बिल पे एक बड़ा विरोध था, विभाजन बड़ा विरोध था। मैं आपसे सहमत नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस से उनका कोई मतभेद था। देखिए आप मुसलमान की बात करें बगैर इस डिबेट को, अंबेडकर की डिबेट को आप देख नहीं सकते। आपको मुसलमान के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जो भी पूरी प्रॉब्लम है ये हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम की डिबेट उसको लेके है, समझो आप। उसके आप मूल में अगर जाओगे तो आप समझे ना। तो अंबेडकर के जो व्यूज हैं मुसलमानों पे, उसको मद्देनजर रखे बगैर आप डिबेट को एक बैलेंस डिबेट नहीं रख सकते। उनके जो डिफरेंसेस थे हिंदुत्व के साथ, हिंदुत्व वालों के साथ में, आरएसएस के साथ में या सावरकर के साथ में, वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत कम थे। बाकी सावरकर को तो उन्होंने अप्रिशिएट किया हुआ है कि कांग्रेस सावरकर ने कास्ट सिस्टम के विरुद्ध में बात की हुई है, जिसके पक्षधर अंबेडकर खुद थे। अंबेडकर एक बार आरएसएस के उसमें गए थे 1949 में। मुझे याद है कि वो जो महाड़ में जो आंदोलन भी हुआ था उसका भी समर्थन किया था सावरकर ने कि नहीं, ये छुआछूत बंद होना चाहिए समाज में। नहीं, सावरकर तो दलितों को खुद जनेऊ पहनाते थे ब्राह्मण होने के नाते। सावरकर दोनों ने एक दूसरे को वेलकम करते हुए कई स्टेटमेंट है उनके, एक दूसरे को जो उन्होंने तारीफ की हो, ऐसे कई स्टेटमेंट है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं, मतलब सबसे आखिर में हम इस चर्चा को जो कि यहाँ समाप्त कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, अपना बनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भी अपना बनाने की कोशिश कर रही है। आपका आर्ग्यूमेंट ये है, जिससे मैं जरूरी नहीं कि पूरी तरह से सहमत हूं, कि बीजेपी के पास ज्यादा अधिकार है उनको अप्रोप्रिएट करने का बजाय कि कांग्रेस। 100% ऐसा मानता ही हूं मैं। और मेरा बीजेपी की गलती ये रही कि उनको एक कंप्लीट अंबेडकर को पब्लिक के सामने लाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रयास किया हुआ है पहले, समझे ना आप, लेकिन एक कंप्लीट अंबेडकर को लाना चाहिए। अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता है, अंबेडकर दलित के नेता नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर नहीं है, समझे ना आप, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो एक कंप्लीट नेता है जिनका अर्थशास्त्र पे एक काबू था उनका। विमेन को लेके उनके व्यूज अलग थे, काफी रिफॉर्मिस्ट व्यूज थे। तो अंबेडकर को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए देश को, मैं मानता हूं। तभी ये दलित वर्सेस जो अदर्स चलता है उसमें एक बैलेंस आएगा। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद उदय माहौरकर जी, इस साप्ताहिक सभा के विशेष अंक में शामिल होने के लिए। तो मैं ज़रा इसका संदर्भ दे देता हूं कि पिछले हफ्ते हमने योगेंद्र यादव जी को आमंत्रित किया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई हिंदू कोड बिल बहुत बड़ा कारण था उनके इस्तीफे का। उसके बाद ही उदय भाई का मेरे पास उनके पास फ़ोन आया कि नहीं, उनका दूसरा पहलू है, उसको भी हमको दिखाने की ज़रूरत है। और जो दूसरे पहलू थे, खास करके उनका जो समर्थन था पाकिस्तान को लेकर, उनकी जो राय है मुस्लिम समाज को लेकर, या 370 के लगाने के भी वो विरोध में थे, ये सारी बातें
उदय माहुरकर जी ने हमें बताई, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आरएसएस के साथ उनके मतभेद, आरएसएस से मेरा मतलब आरएसएस की जो विचारधारा है उससे हिंदू कोड बिल को भी रहे। आरएसएस चाहता था कि विभाजन गलत है, बल्कि अब तो विभाजन विकास दिवस मनाती है सरकार, लेकिन अंबेडकर के समर्थन में थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग अलग देश होना चाहिए। उदय माहुरकर जी, इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई और सवाल है इस डिबेट पर, और हम और भी जो विचारक है देश के इस डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, उनको हम न्योता देते हैं। जैसे कि उदय जी आए कि भाई हम तो सारे जो भी इस डिबेट के जितने भी पहलू हैं उनको सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं न्यूज़ तक के जरिए। तो इस डिबेट में अगर कोई और भी शामिल होना चाहे, कोई आपकी और भी कुछ राय है, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।